नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। संविधान से बड़ी शरीयत, दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमीयते उलेमाए हिंद का रविवार को 2 दिन का सम्मेलन अब खत्म हो गया है। इस सम्मेलन में जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम शरीयत पर आ गए हैं तो कोई रोक नहीं पाएगा, और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि शरीयत के हिसाब से ही तलाक देंगे। इसके साथ ही यह भी कहा कि शरीयत के हिसाब से ही तलाक देंगे, और उनका कहना यह भी था कि शरीयत से बढ़कर मुस्लिमों के लिए और कुछ नहीं है। वाराणसी के ज्ञानवापी मुद्दे पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी इमारत को बनने में वक्त लगता है और उसे यूं ही तोड़ा नहीं जा सकता। वो किसी की इबादत गाह है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शरीयत संविधान से ऊपर है, और उसी पर है हमारी आज की एक खास चर्चा। तो जिस तरीके से शरीयत को बताया गया है सबसे ऊपर, और यह कहा गया है कि दरअसल हम शरीयत के अनुसार ही जो काम करेंगे, तलाक देंगे तो शरीयत के नाम पे देंगे। एक तरफ तो उलेमाए हिंद की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी सामाजिक सौहार्द की, लेकिन दूसरी तरफ वहीं आग में घी डालने का भी काम किया जा रहा था। क्या कुछ कहा है और इस सम्मेलन के दौरान क्या कुछ कहा गया है, पहले वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तजवीज़ काफी मेहनत से, काफी बहस व तमीज़ के बाद बनाई गई है। चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज़ हो या वो तजवीज़, बल्कि जितनी तजवीज़ें हैं महीनों की मशक्कत के बाद तैयार हुई हैं। हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर। तो इस तजवीज़ से मुताल्लिक़ यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज़ से मुताल्लिक़ ये कहना चाहता हूँ, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। तो आपने सुना कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि कानून कोई भी बन जाए। दरअसल ये कानून का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश में समान नागरिक संहिता कानून को लाने के लिए केंद्र की सरकार अब पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कुछ राज्यों का अगर हम जिक्र करें, जिनमें कि उत्तराखंड भी शामिल है, उत्तराखंड में तो कानून को लाने के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री भी पहले ही कह चुके हैं कि कानून को लाना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब देश के गृह मंत्री ही इस बात को स्वीकार लें और कह दें कि इस दिशा में सरकार काम कर रही है, गंभीर है, सोच रही है, तो जाहिर तौर पर है कि फिर किसी दूसरी के गंभीर होने की जरूरत ही नहीं है। एक सभा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा था इस बात को कि दरअसल इस दिशा में सरकार कदम बढ़ा चुकी है और सोच रही है, मंथन कर रही है। देश भर से इस कानून को लेकर के 75,000 जो राय पहुंची थी केंद्र के पास, उन सारे रायों को लेकर के एक खाका तैयार किया गया है। उस खाके को आप ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। मशवरा यह दिया गया था 75,000 लोगों ने जो दिया है उसमें कि किस तरीके से कानून आएगा, कानून में क्या क्या चीजें रहेंगी, कैसे अमली जामा पहनाया जाए इसको। तो लगातार कानून को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और उसी कानून को लेकर के, समान नागरिक संहिता कानून को लेकर के ही अब शरीयत का जिक्र आ रहा है कि दरअसल हम ये कानून मानेंगे नहीं, शरीयत से ही हमारा वास्ता है और इसी के अनुसार हम चलेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बड़ा क्या है, कानून या शरीयत, क्योंकि
बयान आपने सुना, ये कहा जा रहा है कि हम शरीयत के अनुसार ही तलाक देंगे और जो भी हमारे रीति रिवाज हैं हम उनका पालन करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान फिलहाल अशोक पांडे जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के, और कुछ ही देर में खुर्शीद अहमद जी जुड़ेंगे जो कि मुस्लिम मंच के प्रवक्ता हैं। अशोक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी अशोक पांडे जी, अब सवाल यहां पर सीधा सा देखिए कि कानून बड़ा या शरीयत? नहीं, देखिए, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का संविधान हमारा एक राष्ट्रीय ग्रंथ है। हम जिसको जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, ऐसे हमें उसको एक ग्रंथ के रूप में मान्यता देनी चाहिए और संविधान का सम्मान करना चाहिए। संविधान के खिलाफ जो भी बोलता है या संविधान को जो मानने से मना करता है, निश्चित रूप से वो देशद्रोही उसको करार दिया जाना चाहिए, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। दुर्भाग्य है कि भारत के संविधान को भी पूरी तरीके से न तो लागू होने दे रहे हैं लोग, और न ही संविधान को न्यायालय से लेकर के निचली अदालतों तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट में कोई सहयोग प्रदान कर रहा है। अभी जिस तरह से देशद्रोह के मुकदमे अब कायदे से मौलाना मदनी का ये जो कृत्य है, ये जो कथन है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देशद्रोह की धारा पर ही पुनर्विचार लगा दिया कि देशद्रोह की मुकदमे ही नहीं दर्ज होने चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं, मैंने इस पर भी आवाज उठाई थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं पूरा सम्मान करता हूँ सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन इस टाइप के जो अराजक तत्व हैं जो वास्तव में देशद्रोही हैं, इनके हौसले बुलंद कर दिए उस एक कथन से कि जहां पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज न करने के आदेश जो है उन्होंने दे दिए सरकारों को। तो ये सारी चीजें हैं। और रही बात शरीयत की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरीयत मुसलमानों का अपना एक कानून है, और दुनिया के जिन देशों में शरीयत कानून लागू है उन देशों की हालत पर पहले इन लोगों का अध्ययन करना चाहिए। और फिर भी अगर इनको लगता है कि वहां शरीयत के हिसाब से सब ठीक चल रहा है, तो मैं खुद सरकार से मांग करूंगा कि भारत में भारत के मुसलमानों के लिए सिर्फ शरीयत कानून लागू हो जाए। इनको शरीयत के हिसाब से सजा दी जानी चाहिए। इनको शरीयत के हिसाब से इनका रहना सहना खाना पीना उठना बैठना सब शरीयत के हिसाब से इनका लागू कर दिया जाए। वो ये मानने को तैयार नहीं। ये चाहते हैं कि यहाँ पर हलाला करेंगे ये शरीयत के हिसाब से, यहाँ पर तलाक देंगे शरीयत के हिसाब से, लेकिन चोरी करेंगे तो कानून भारत के कानून से इनको सजा मिले, बलात्कार करेंगे तो इनको भारत के कानून से सजा मिले। ये दोहरे मापदंड वाले, दोगले चरित्र वाले, दोगले लोग हैं। ये अपनी बात को जो है आज तक नहीं जस्टिफाई कर पाए। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। दरअसल इनका जब भारत का विभाजन हुआ था तो इसमें कोई दो राय नहीं है, टू नेशन थ्योरी के आधार पर भारत को विभाजित किया गया था, और ये कहा गया था कि दो तरह के विचारों को मानने वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते। दुर्भाग्य ये था कि जिन मुसलमानों ने, भारत के सभी मुसलमानों ने एक टुकड़ा पाकिस्तान मांगा था और दो हिस्से भारत के विभाजित हुए थे, तो मुसलमान तो भारत से चले गए लेकिन उनके समर्थक भारत में रह गए। और इन समर्थकों ने उस समय भी ये नारा बुलंद किया था कि लड़कर लिया है पाकिस्तान और हंसकर लेंगे हिंदुस्तान। ये नारा कोई नया नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भारत के इतिहास में लिखा हुआ नारा है। ये आज इनका चरित्र सामने आया, आज इनकी जनसंख्या बढ़कर के। ठीक है अशोक पांडे जी, ठीक है। दरअसल जो बंटवारा हुआ, किसको रहना चाहिए किसको नहीं रहना चाहिए, वो एक अलग विषय है। देखिए, लेकिन यहाँ पर कानून और शरीयत को लेकर के जिस तरीके से जो चर्चा हो रही है उसमें देखिए, किसी के मानने से और किसी के कहने से ये नहीं होगा कि हम कानून को नहीं मानेंगे। कानून को उसको मानना ही पड़ेगा, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति हो। देखिए, इससे मुकरा नहीं जा सकता है। और हमारे साथ जो है खुर्शीद अहमद जी जुड़ चुके हैं। चले, माफ कीजिएगा, खुर्शीद अहमद जी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, जब जो ये एक नए दिशा की तरफ जंग मुड़ती नजर आ रही है, मस्जिद मंदिर को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ था, और अब तो ये सीधे समान नागरिक संहिता कानून को लेकर के ये कहा जा रहा है कि भाई हम कानून को मानेंगे ही नहीं, हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे, तलाक देंगे तो शरीयत के हिसाब से। हमारी एक देखिए विडंबना देखिए देश की कि कितनी बड़ी मूर्खता ये लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये हमारी परंपरा है। परंपरा का हवाला देकर क्या कानून को ताक पर रखा जा सकता है क्या अरविंद जी? देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान में किसको विश्वास है किसको विश्वास नहीं है। संविधान की दुहाई देने वाले अगर अपने धर्म मजहब संप्रदाय और दर्शन पूजा पद्धति की दुहाई देकर के काम चलाएंगे तो उनका दोहरापन संविधान के प्रति अमर्यादित व्यवहार सामने आएगा। और मैं तो बहुत स्पष्टता से कई बार कह चुका हूं कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक हैं,
या और धर्मों को एक कहते हैं। बिल्कुल मेरा मानना है कि नहीं, बिल्कुल एक नहीं है। मानव के रूप में तो आप एक हो सकते हैं, लेकिन उपासना पद्धति सबकी अलग है, राष्ट्र भी अलग अलग है। अब राष्ट्र की अवधारणा को ही जो ना मांगने, केवल अपनी उपासना पद्धति की अवधारणा को माने, राष्ट्र सर्वोपरि की जगह वो कोई अपनी उपासना पद्धति को सर्वोपरि माने, तो चुनना पड़ेगा राष्ट्र को, राष्ट्र के संविधान को, राष्ट्र के कर्ता धर्ताओं को और राष्ट्र के नागरिकों को। और ये आज की लड़ाई नहीं है। अगर परंपराओं का हवाला दिया जा रहा है तो इस विश्व में कौन नहीं जानता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना और उसकी परंपराओं में एक बड़ी परंपरा रही कि उन्होंने मूर्ति की और प्रतिमाओं को खंडित करके, देव स्थलों को, पूजा स्थलों को हटा करके, उजाड़ करके जो है अपनी उपासना पद्धति और अपने उपासना स्थलों का चुनाव किया गया। तो क्या भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप जो है दूसरे धर्मों की उपासना स्थलों को उजाड़ते रहे? पहले भी उजाड़ा है। ये बात तो इस्लाम की तारीख में है ना। ये तो बात तो इस्लाम की, इतने मूर्ति पूजा करने वाले स्थलों को हटाया और जो है एक उपासना स्थल बनाया, एक नमाज करने की पद्धति बनाई। तो अब अगर उसी परंपरा को, कबीलियाई परंपरा को या एक धर्म विशेष की उपासना पद्धति को राष्ट्र के संविधान पर, भारत के संविधान पर थोपने का खुला ऐलान हो रहा है, तो देश के कर्ता धर्ताओं को, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, भारत के संविधान को, राजनीतिक दलों को और हर एक नागरिक को यह सोचना पड़ेगा कि ये जो संविधान विरोधी कृत्य करने वाले लोग हैं, माँ भारती के जो एक नियम कायदा कानून है, उसको ताक पर रख करके केवल अपने धर्म विशेष के कानून को लागू करने वाली बात जो करने वाले लोग हैं, क्या उनका ये आचरण धर्म और संविधान विरोधी नहीं है? यहाँ धर्म से मेरा तात्पर्य राष्ट्र धर्म से है, उपासना पद्धति से नहीं है। हमारे लिए उपासना पद्धति व्यक्तिगत होती है, लेकिन राष्ट्र प्रथम होता है। लेकिन एक बात और देखने को मिलती है अरविंद जी, सियासी हलकों में चर्चा भी रहती है, आप भी सुनते होंगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है वो बेहद गजब की होती है। अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है कानून को लाने की। अच्छी बात है, कानून आना चाहिए और कानून में जिस तरीके से बताया गया कि कौन कौन से बिंदु होंगे, अगर उन बिंदुओं पर नजर डालें तो बेहद सकारात्मक कदम है ये। लेकिन ये कहा जाता है कि अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव आएंगे उस दरमियान इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत, जिस रणनीति के तहत चलती है वो बिल्कुल उस पर सकारात्मक तरीके से, और जनता की वो मांग भी होती है? देखिए, जनता की मांग, मुझे नहीं लगता है कि जनता की कोई मांग होती है, लेकिन जनता के हित का काम क्या होता है ये नेतृत्व को करा जाए, ये राष्ट्र के नेतृत्व करता है। और भारतीय जनता पार्टी अभी की पार्टी है, आजाद भारत में वो पार्टी बनी है। और मुगल आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता, इनका प्रकोप जो है भारत के मन ने, भारत के जनमन ने सदियों से भोगा है। और आज की तारीख में भी हम लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कहते थे कि जो मुगल बर्बर आक्रांताओं से अपना रिश्ता जोड़ेंगे वो भारत की भूमि से नाता नहीं जोड़ सकते हैं। तो स्पष्टीकरण इस बात का होना चाहिए कि अपनी धरा से किसको प्रेम है, अपने जो हमारा संविधान है, जो हमारा आजादी के बाद नियम कायदा कानून लागू है, उसमें कितनी छूट हमको उपासना पद्धति के नाम पर, व्यक्तिगत जीवन शैली के नाम पर दी गई है, और कितने एक्ट ऐसे हैं, क्रिमिनल एक्ट हैं या सिविल एक्ट हैं, और हमको हर एक संविधान में हर एक कानून का हमको पालन करना। हाँ, किसी कानून का विरोध करने की झूठ भी हमें संविधान में है, लेकिन जब तक वो कानून की श्रेणी में है तब तक उस कानून का पालन करना हमारा नागरिक कर्तव्य है, हमारा ये संवैधानिक दायित्व है। और इसकी सजा भी अगर हम नहीं मानेंगे तो जो लोग भी संविधान का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, उपासना पद्धतियों को संविधान के ऊपर थोपने का ऐलान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई गृह मंत्रालय को करनी चाहिए, भारत सरकार को करनी चाहिए। नागरिक समाज हमेशा से अपने लिए लड़ता रहा है, लेकिन भारत का नागरिक समाज ही नहीं, विश्व का नागरिक समाज अपने चुने हुए नेतृत्वकर्ताओं को ही वो दामोदर सौंपता है कि उसके हित का वो काम करे, चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र। सरकार की है। बिल्कुल। दुर्भाग्य, मैं एक बात कहूंगा, दुर्भाग्य ये है इस देश में, क्योंकि ये कौम जनसंख्या के आधार पर देश में कब्जा करने की जो कोशिश कर रही थी, आज उनकी जनसंख्या ये हो गई कि राष्ट्र हित के और समाज हित के कानून को भी सरकार को उनकी मिन्नतें करके लाना पड़ रहा है।
सीए और एनआरसी आपका जीता जागता उदाहरण है, जो कि इस राष्ट्र के लिए सबसे जरूरी है। आज वो कानून भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, क्योंकि इस कौम ने उसके खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। सरकार को इतना मजबूर कर दिया इस गुंडा प्रवृत्ति के लोगों ने, क्योंकि संख्या के आधार पर आज लोकतंत्र को इन्होंने भीड़ तंत्र में बदल दिया है। आज जहां इनकी जनसंख्या ज्यादा होती वहां अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, वहां उनकी पूजा पद्धति बंद की जा रही है, वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं। भारत की हालत है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप नहीं, अशोक जी, आपके कहने का मतलब ये है कि एनआरसी के मुद्दे को जो आपने जिक्र किया कि ठंडे बस्ते में पड़ा है, तो दरअसल ये जो मुद्दा है समान नागरिक संहिता कानून का, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं था, ये जनसंघ का मुद्दा है, जनसंघ का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी तो बाद में आई, तब भारतीय जनता पार्टी जब अस्तित्व में आई उसके सुन लीजिए आते हैं आप ही से सवाल है। नहीं, ये अखिल भारत हिंदू महासभा का आते हैं आप अपनी बात रखिएगा, आप ही से सवाल है ये, ठीक है। जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई, 3 मुद्दे उन्होंने जिस तरीके से रहे, वो धारा 370 हो, एक समान नागरिक संहिता कानून, और तीसरा राम मंदिर। 2 मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी ने सॉल्व कर दिए, तीसरा मुद्दा ये है, और इसको भी सॉल्व करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। लेकिन बड़ा विषय यह है कि वो 2 मुद्दे आसानी से हल हो गए। आपने एनआरसी का जिक्र किया, तो क्या वास्तव में एनआरसी की तरह जो ठंडे बस्ते में मुद्दा पड़ा हुआ है, इस कानून को लेकर के भी क्या वास्तव में ये जो लोग हैं, ये लोग क्या दखलंदाजी दे सकते हैं और सरकार को कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा सकते हैं क्या? मैं अभी शुरुआत में आपने ये कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए जो है ये जो समान नागरिक संहिता कानून लेकर के आ रहे हैं, और जो आपने कहा, वास्तविकता ये है कि ये जो सोच है, ये जो विचार है कि चुनाव के दौरान ये सारी चीजें होती हैं, हमें पहले तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हमें अगर राष्ट्र की बात करनी है और राष्ट्र के बारे में सोचना है, तो उसके लिए चुनाव नहीं देखना है। चुनाव को देख करके अगर मुद्दे आएंगे तो ठंडे पड़ेंगे। ठीक है, आएंगे अशोक जी, आएंगे आपके पास। हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं। संजीव चौधरी जी है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। जी नमस्कार। संजीव जी, क्या राय है आपकी समान नागरिक संहिता कानून की? एक धड़ा तो अब जिस तरीके से मुखर हो गया है, खुले मंच से ऐलान कर रहा है कि वो इस कानून को मानेगा नहीं और वो शरीयत से चलेगा। समाजवादी पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है इससे? देखिए, राष्ट्र हित में जो भी कानून बने उसको सबको मानना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केवल एक चुनाव को देखकर इस तरीके की बातें जब चुनाव आते हैं की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझ से परे है। ये आज हिंदुस्तान कानून में भारतीय जनता पार्टी का क्या फायदा होगा? नहीं, आप बोलने तो दो मेरे को। अब मुझे बोलने दोगे, बीच में टोक दोगे तो फिर मैं कैसे बता पाऊंगा? हाँ, बताइए। मैं सब्जेक्ट से हट गया। बोलिए संजीव जी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का यह है, भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल सत्ता पानी है, उसका कोई मकसद नहीं है देश राष्ट्र हित में जाए न जाए, देश कहीं भी जाए, इनको देश को बेच दें, आदमी को बेच दें, इंसान को बेच दें, इंसान मर जाए, बलात्कार हो जाए, लूट हो जाए, हत्याएं हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को केवल सत्ता पाने के लिए तो समाजवादी पार्टी होती थी जो जगह जगह। आप थोड़ा शांत रहिए ना, बोलने तो दीजिए। आपके बता रहे सत्ता, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भूखी है, और केवल इनको ये नहीं पता कि आज देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, पेट्रोल के दाम कहाँ पहुंच गए, नौकरियां हैं नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं। मार्केट में आप जाके पता करिए, मार्केट में लोग तरस रहे हैं कि किसी तरीके से संजीव जी, ये सारे मुद्दे अपनी जगह ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कोई चर्चा नहीं लाएगी, कोई कानून नहीं लाएगी। ये मुद्दे सारे अपनी जगह ठीक है। 70 साल से ये मुद्दे सॉल्व नहीं हो पाए। संजीव सुन लीजिए, कार्रवाई की जा रही है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, बुलडोजर चला करके डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ठीक है, एक सेकंड संजीव जी रुक जाइए, एक सेकंड सुन लीजिए, सवाल ले लीजिए। अशोक जी आएंगे आपके पास, एक सेकंड रुकिए। अशोक जी आ रहे हैं आपके पास। संजीव जी, अशोक जी की आवाज बंद करिए पहले, अशोक जी सुन नहीं रहे। संजीव जी, देखिए 70 साल से ये सारे महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे चले आ रहे हैं। इनसे कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं, यह मुकर रहा हो कि नहीं ये मुद्दे नहीं है, जनता के हित में मुद्दे नहीं है, होने चाहिए। इन पर भी काम करने की जरूरत है। जो भी सरकार आई है उनको भी जरूरत थी और जो आएंगी उनको भी जरूरत होगी। लेकिन अगर कोई कदम उठ रहा है जनता के हित में, तो उसमें तो आप कंधे से कंधा मिला करके साथ में आइए। 70 सालों में देश बेचा नहीं गया,
लाल किला नहीं बेचा गया, आगरा का ताजमहल नहीं बेचा गया, रेलवे स्टेशन नहीं बेचे गए, रेलवे की पटरियां नहीं बेची गई, एयरपोर्ट नहीं बेचे गए, और तो और इस देश की एक एक चीज को इन्होंने गिरवी रख दिया है। 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ था। 70 सालों में ये देश, हमारे देश की सामान्य जनता जानना चाहती है इनके कि गैस के दाम कब कम होंगे। कहाँ डबल रेट कर दिया इन्होंने, कितनी धोखेबाजी की। पहले सब्सिडी दे दी, पहले इन्होंने सब्सिडी दी, सब्सिडी दे करके फिर धोखे में आकर के वो सब्सिडी खत्म कर दी। डबल से भी रेट इन्होंने कैसे करके दाल के रेट क्या है, चीनी के रेट क्या है। आप देश इससे जानना चाहता है कि आखिर ये भुखमरी की कगार पे जो लोग हैं। संजीव जी आएंगे इस मुद्दे पर। देखिए, भुखमरी के और रोजगार के ये सारे मुद्दे पर जो है, महंगाई पर हम चर्चा कर चुके हैं और फिर करेंगे, ऐसा नहीं है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। आज मुद्दा है समान नागरिक संहिता कानून को लेकर के जो आवाज बुलंद की जा रही है, वो क्या जायज है, क्या इसको लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं, उस पर हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप जवाब देंगे। देखिए, महंगाई, ये सारे मुद्दे पर हमने बताया ना कि चर्चा कर चुके हैं और फिर करेंगे आगे। आएंगे आपके पास अरविंद जी। जो बात अभी हमने कही संजीव जी से कि देखिए 70 साल से तमाम सारे मुद्दे हैं। हमेशा अक्सर भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष हमेशा 70 साल का जिक्र करते हैं, इसलिए हम भी 70 का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है इस दौरान, तो क्या विपक्ष को समझने की जरूरत नहीं होती है कि ये जनता के हित में कदम है, तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए? देखिए, समान नागरिक संहिता को हिंदुस्तान में लागू करने की वकालत करने वालों में एक प्रमुख नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है, जो समाजवादी विचारधारा के सबसे बड़े जो है प्रस्तोता थे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में उनकी तमाम विचार जो है आज भी जो है राजनीतिक दलों के लिए, समाज के लिए अनुकरणीय है। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, तो उस एक राष्ट्र में एक कानून होना चाहिए, एक जो है पद्धत होनी चाहिए। उसकी वकालत जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। इसका ज्ञान होना चाहिए कम से कम समाजवादी विचारधारा पर बनी हुई पार्टियों को, उनके लोगों को। और दूसरी बात, ये देश, कोई भी डेमोक्रेटिक देश होता है वो अपने संविधान से चलता है, ना कि उपासना पद्धतियों से चलता है। उपासना पद्धति व्यक्ति की व्यक्तिगत चीज होती है और राष्ट्र जो है सामूहिक व्यक्तिगत समाज की चेतना का प्रदर्शन होता है। यह देश भारत है, इस देश की आत्मा भारतीयता होनी चाहिए, पद्धति यहाँ की राष्ट्र धर्म होना चाहिए, उपासना पद्धति सबकी अपनी हो सकती है। तो जिस भी उपासना पद्धति का व्यक्ति अगर ये कहेगा कि यह देश में हम अपनी उपासना पद्धति, अपनी जो है, जो हमारी अपनी उपासना पद्धति की धार्मिक किताबें हैं, हम उसके अनुसार देश को चलाएंगे, वो देश और देश की लोकतांत्रिक आत्मा और संविधान का खुला प्रतिकार करेगा। और इस प्रतिकार का जवाब संविधान में है राष्ट्रद्रोह की धारा। अब ये जिम्मेदारी बनती है नागरिकों की, वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन कार्रवाई तो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को करनी है। बिल्कुल। तो इस देश में भारत के संविधान की आत्मा से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई गृह मंत्रालय और भारत सरकार करे, यह सुनिश्चित करे। नहीं, इस तरह के तत्व जो भारत में एक रूपता लाने के कानूनों की खुलेआम कह रहे हम अवहेलना करेंगे, उनकी जो संविधान में विधिक कार्रवाई और सजा का प्रावधान है, वो उनको सजा सुनिश्चित की जाए। इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए। ये हमारे वैचारिक बहस का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे जो पुरखे थे उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी हैं, दीनदयाल उपाध्याय भी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हैं। वो इस देश को एक सूत्र में, एक राष्ट्र को एक विचारधारा में, एक कानून में बांधने की वकालत करती। ये कौन तत्व सर उठा रहे हैं जो भारत के मनुष्यों की और भारत के संविधान की आत्मा को छलनी करने का अपने विचारों से काम कर रहे हैं? इनको गृह मंत्रालय जेल भेजे, उसके बाद बात हो। इनकी सजा जेल के शिक्षों के पीछे है। भारत का संविधान इनके खिलाफ कार्रवाई करे, गृह मंत्रालय कार्रवाई करे, मांग है। ठीक है, बिल्कुल अरविंद विद्रोही जी, आपने बातें ठीक कही। और फिलहाल तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब समान नागरिक संहिता कानून को लेकर के भी विरोधी स्वर उठने लगे हैं, इसको लेकर के अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।